नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। देश के प्रधानमंत्री झारखंड दौरे पर थे और बड़े भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी बड़े नेता से मिलते वक्त उनके दिल में आदिवासियों और गरीबों की चिंता ही रहती है। प्रधानमंत्री जिस राज्य से आते हैं वहां उन्हीं की पार्टी की सरकार है और अन्न और नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर डाली गई जानकारी के मुताबिक गांव में 10 रुपए 80 पैसे प्रतिदिन कमाने वाला और शहर में 17 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला गरीब नहीं है। तो 10 रुपए में पूरे परिवार के लिए खाने और घर का इंतजाम कर लीजिए। और रहने की जगह अगर आपको 10 रुपए में नहीं मिलती है तो प्रधानमंत्री गरीब महबूब की तरह आपके सामने हाजिर हैं, उनके दिल में रहिए। 3 देशों की यात्रा पर घूम घूम कर सेल्फी लेने वाले हमारे प्रधानमंत्री आज अपने देश के गरीबों के साथ सेल्फी लेना भूल गए। अच्छा ही हुआ कि सेल्फी लेकर ट्विटर पर नहीं डाला, वरना झारखंड में जो गरीबी के हालात हैं उसमें आदिवासी ट्विटर पर भी 2 कट्ठा जमीन और पीने के पानी की मांग कर देंगे। झारखंड में ही शरद यादव ने कहा कि हेलीकॉप्टर से नेताओं का दौरा जारी है, लेकिन मैं जनता का खून चूस कर राजनीति नहीं करना चाहता, इसलिए सड़क के रास्ते से आपके बीच आया हूं। अब लोकसभा चुनाव के दौरान शरद यादव जी खुद हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, वो भूल गए हैं। कोई बात नहीं है, आगे कभी आपको खून की जरूरत पड़े तो अपने नजदीक के जेडीयू हेलीकॉप्टर में संपर्क करें। शरद यादव रक्तदान शिविर लगाकर घूम रहे हैं। साइकिल पर घूम घूम कर चंदा मांगकर चुनाव लड़ने वाले मुलायम सिंह यादव अपने जन्मदिन पर 75 फीट लंबा केक काटेंगे। ये 2014 का समाजवाद है जो बर्थडे कैप जन्मदिन पर पहनने वाली टोपी की तरह है। फिट आए या ना आए, किसी के भी माथे पर चिपकाइए और समाजवादी बन जाइए। झारखंड विधानसभा का चुनाव प्रचार अभियान पूरे शबाब पर है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर हेमंत सोरेन तक सब अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इस बार का झारखंड में चुनाव प्रचार अभियान पिछले साल या पिछले चुनावों की तुलना करें तो थोड़ा अलग दिख रहा है, चाहे वो हाईटेक बनाने का मामला हो, दिग्गज नेताओं का मामला हो या फिर मुद्दों का मामला। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को भी झारखंड के पिछड़ेपन की चिंता है, यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों की चिंता है। वहीं सीएम सोरेन को भी झारखंड के विकास की चिंता है और वो भी इस मामले में गंभीर दिख रहे हैं। चिंता पर चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले सुन लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आखिर क्या कहकर आज चिंता जताई है। दुनिया के किसी भी बड़े नेता को मिलते हैं, दिल में एक ही बात रहती है, मेरे भारत के गरीबों का भला कैसे हो, मेरे भारत के नौजवानों का भला कैसे हो, मेरे आदिवासियों का भला कैसे हो, मेरे पिछड़े भाइयों बहनों का भला कैसे हो, मेरे गरीब किसान का भला कैसे हो। इन्हीं बातों को लेकर के मैं दुनिया में जहां जाता हूं लोगों से मिलकर के क्या अच्छा हो उसकी चर्चा करता हूं। पुनः आदरणीय गुरुजी ने यह प्रतिज्ञा लिया है और हमें प्रतिज्ञा खिलवाई है कि अब इस राज को, अगर इस राज को हम लोगों ने लिया है, खून पसीने से सींचा है, तो अब इस राज का विकास का भी जिम्मा अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को उठाना पड़ेगा। पीएम मोदी और सीएम सोरेन की झारखंड को लेकर चिंता वाजिब है, क्योंकि इस राज्य के बने 14 साल हो चुके हैं और अब भी ये राज्य देखिए विकास के मामले में काफी पीछे है। नक्सलवाद, उग्रवाद, गरीबी, भूखमरी, पलायन, ये तमाम समस्याएं जनता के सामने मुंह बाए खड़ी हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के मामले में भी देखिए झारखंड की स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ की 76% महिलाएं एनीमिक हैं। 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में 36 जन्म के तुरंत बाद दम तोड़ देते हैं। हाई स्कूल में 187 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक हैं। ये आंकड़े झारखंड के लिए चिंताजनक है। अगर पीएम और सीएम चिंता जता रहे हैं तो झारखंड के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है, बशर्ते कि ये सिर्फ चुनाव तक ही सीमित ना रहे। आगे बढ़ते हैं। चिंता के साथ साथ पीएम और सीएम झारखंड की सेवा की बात भी कह रहे हैं। बता दें आपको कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, तो जेएमएम सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। अब जाहिर है कि दोनों के कंधों पर पार्टी को जीत दिलवाने की जिम्मेवारी है और शायद यही कारण है कि दोनों उस तबके की बात कर रहे हैं जो झारखंड में सबसे पिछड़ा, वंचित और शोषित है। ये देखिए। भाइयों बहनों, मुझे झारखंड की सेवा करनी है। आप मुझे अवसर दीजिए भाइयों बहनों, आप मुझे अवसर दीजिए। मुझे झारखंड के आदिवासियों का भला करना है, मुझे झारखंड के नौजवानों का भला करना है, मुझे झारखंड के छोटे छोटे गांवों का भला करना है।
हमारी लड़ाई हमेशा रहती है, हमारा संघर्ष हमेशा रहता है। इस राज्य के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोग आज के दिन में भी अगर गरीबी है तो उनके घरों में सबसे अधिक है। इस पार्टी को इन्हीं कमजोर, दबे कुचले लोगों ने, मजदूर लोगों ने, शोषित लोगों ने बनाया है। आज क्या ये गरीब मजदूर का बेटा इस राज्य का शासक नहीं हो सकता? क्या हम अपना तरीके से अपने राज्य का विकास नहीं कर सकते? क्या राज्य का विकास करने के लिए हरियाणा और पंजाब और गुजरात से लोग आएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन विकास के मामले में देश के पिछड़े राज्यों में शुमार है। ये पिछड़ापन सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर नहीं है, बल्कि सामाजिक मोर्चे पर भी आप देखिए तो पिछड़ापन आपको खुले तौर पर दिख जाएगा। झारखंड में गठन के बाद से कोई स्थिर सरकार नहीं बन पाई। अस्थिर और गठबंधन सरकारों के कारण विकास की बजाय भ्रष्टाचार को यहां बढ़ावा मिला। अस्थिर सरकारों के कारण ही देखिए नीतियां सही तरीके से लागू नहीं हो पाई। इससे राज्य में न सिर्फ निवेश प्रभावित हुआ, बल्कि विकास पर भी ब्रेक लगा। अब जब सीएम सोरेन और पीएम मोदी विकास की बात कह रहे हैं तो एक उम्मीद जरूर जगती है, लेकिन गेंद जनता के पाले में है। वो पूर्ण बहुमत की सरकार चुने तब कोई बात बने। आगे बढ़ते हैं। जब मंच चुनावी है तो बातें भी चुनावी ही होंगी और एक दूसरे पर आरोप के दौर भी थमेंगे नहीं, और जिन पर आरोप लगेगा वो जवाब ही देगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान या प्रचार के दौरान कहिए, प्रधानमंत्री मोदी और सीएम हेमंत सोरेन वार और पलटवार के दौर से गुजर रहे हैं, एक दूसरे को बख्श नहीं रहे। पीएम ने परिवारवाद की ओर इशारा करते हुए हेमंत सोरेन और जेएमएम पर हमला बोला। पीएम के वार पर पलटवार करने में सीएम सोरेन ने जरा भी देर नहीं लगाई और तुरंत उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया है। दो बयान सुना रहे हैं आप। मेरे भाइयों बहनों, आप चाहते हैं झारखंड आगे बढ़े? जरा मुझे पूरी ताकत से बताइए, आप चाहते हैं झारखंड आगे बढ़े? आप चाहते हैं झारखंड के नौजवानों को रोजगार मिले? आप चाहते हैं झारखंड में सुख संपन्नता आए? अगर ये आप चाहते हैं तो सबसे पहले झारखंड को परिवारवाद से मुक्त कराइए। ये भाई भतीजावाद, ये भाई बाप बेटावाद, ये रिश्तेदारी का कारोबार, जब तक आप झारखंड को ऐसे परिवारवाद की चुंगाल से मुक्त नहीं कराओगे, उनका तो घर भरता जाएगा, उनका परिवार तो फलेगा फूलेगा, लेकिन मेरे झारखंड के भाई बहनों का भला नहीं होगा। अगर हमारे यहाँ परंपरा है तो उनके यहाँ कौन सी परंपरा है? क्या वित्त मंत्री का बेटा मंत्री नहीं है क्या? आज पहले वो अपने गिरेबान में झांके तब दूसरे को बात बोले। जी, तो एक दूसरे के कॉलर पकड़कर गिरेबान में झांकने की स्थिति आ गई है, क्योंकि परिवारवाद के इर्द गिर्द चर्चा है। राजनीति में परिवारवाद पुराना मुद्दा है। पीएम मोदी ने हेमंत सोरेन पर परिवारवाद को लेकर हमला बोला और उसका सीएम सोरेन ने जवाब भी दिया। चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के वार पलटवार आम है, लेकिन आज झारखंड की राजनीति में जिस तरह से वार पलटवार के अलावा विकास और जनता के मुद्दों पर बात हुई, वो इस राज्य के लिए अच्छे संकेत जरूर है। लेकिन सवाल यह है कि परिवारवाद के हमाम में सारे दल एक साथ नंगे नजर आते हैं। छोटा सा ब्रेक। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी इन दिनों अपनों के शहर में बेगाने हो गए। लगातार उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, नसीहत दी जा रही है। अब देखिए, रमई राम जो जेडीयू के नेता हैं और मांझी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सीएम मांझी के बयानों से पार्टी को नुकसान हो रहा है और बीजेपी को फायदा हो रहा है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि मांझी कुछ भी बोले सोच समझ कर बोले। दिखा रहे हैं। नुकसान तो बहुत हुआ, बहुत हो रहा है भाई। बीजेपी वाला को फायदा हो रहा है, काफ़ी फायदा हो रहा है। बिना कमाए उसको बनते जा रहा है। दे चुके तो ठीक है, तो क्या अगर निर्णय लेती है इस पार्टी, उस पर भी निर्भर करता है। मैं नसीहत नहीं दूंगा।
माझी जी को के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई और वह जिम्मेवारी पार्टी के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार की पहल पर ही पूरी पार्टी ने उनको जिम्मेवारी सौंपी। और यह सरकार एक क्रम वाली सरकार है, यानी जो माझी जी सरकार के मुख्यमंत्री का पद दायित्व समझे हैं, इस सरकार ने लोगों का मैंडेट लेने के बाद माझी जी नहीं आए। मैंडेट मिला था नीतीश कुमार को, उसी के क्रम में उन्होंने स्वतः इस्तीफा दे दिया। इसलिए माझी जी की जिम्मेवारी स्वाभाविक रूप से उन वर्षों में जो नीतीश कुमार ने कार्यक्रम शुरू किया था उसको आगे बढ़ाना, उसको पूरा करना और उस कार्यक्रमों को ज़्यादा लोगों के दिमाग में ले आना, उस कार्यक्रमों को इस ढंग से लागू करना कि लोग बिहार में महसूस करेंगे कि नीतीश कुमार का शासनकाल एक ऐसा प्रयोग था जिसको देश विदेश में सराहना की गई। अब देखिए, रमई राम साहब बिहार सरकार में मंत्री हैं और सरकार के मुखिया के खिलाफ ही मुखर हो रहे हैं। पहली बार सरकार के अंदर से आवाज उठ रही है कि माझी का रहना पार्टी के लिए नुकसानदायक है। पहली बार कोई मंत्री माझी के खिलाफ खुलकर सामने आ रहा है। तो क्या इसके पीछे रमई राम का पार्टी प्रेम है? क्या वाकई वो सिर्फ दल के हित की बात सोच रहे हैं या इसके पीछे भी कोई राजनीति चल रही है? इस सवाल का जवाब मिलता है 15 अक्टूबर 2014 के रमई राम के स्टेटमेंट से। वो भागलपुर में एक सरकारी डिपो का निरीक्षण करने पहुंचे थे और उसी कार्यक्रम में रमई राम ने कहा, मैं मुख्यमंत्री पद के लिए सर्वाधिक योग्य नेता हूं। लंबे समय तक कई सरकारों में सूबे के अधिकतर विभागों का मंत्री रहा हूं। जिस विभाग की जिम्मेदारी मिली उसे सफलतापूर्वक निभाया। इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी भी मैं अच्छी तरह से निभा पाऊंगा। यह स्टेटमेंट था भागलपुर में रमई राम साहब का। यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने की इच्छा रमई राम अपने अंदर पाले हुए और अपने अनुभव के आधार पर जीतन राम मांझी से बेहतर साबित करने की कोशिश भी पहली बार वो करते नजर आए। चलिए मान लीजिए कि भागलपुर में जो बयान दिया वो संयोग था। रमई राम ने कुछ ऐसा कहा जिससे उनकी पार्टी की तकलीफ बढ़ सकती थी, पर मान लीजिए दल ने भी नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर याद कीजिए हाजीपुर में क्या हुआ। हाजीपुर में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। रमई राम ने हाजीपुर में कहा, राज्य की जनता चाहती है कि मैं राज्य की कमान संभालूं। यानी जनता के बहाने रमई राम अपनी मंशा से पार्टी को अवगत कराते दिखे। और एक बार फिर अब देखिए रमई राम मांझी पर सवाल उठा रहे हैं और सवाल ही नहीं उठा रहे, इस बार अंतर समझिए, ध्यान दीजिए। तो मांझी के होने से बीजेपी को फायदा होने वाली बात कह रहे हैं। यानी जिस राजनीतिक चुनौती से निपटने के लिए नीतीश कुमार जद्दोजहद कर रहे हैं, रमई राम उसे एक झटके में मांझी से जोड़कर मांझी को झटका देने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी देखा जाए तो दलित राजनीति को साधने के जिस रास्ते पर नीतीश कुमार या उनकी पार्टी या उनका पूरा गठबंधन है, उसमें रमई राम को लगता है कि यही मौका है कि सत्ता की डोर संभालने का मौका उन्हें भी मिल सकता है। और एक ऐसे समय में देखिए मांग की जा रही है जब राजनीतिक रूप से मांझी दल के लिए समस्या हो जाए और दलित की मांग को पार्टी ठुकरा भी नहीं पाए। यानी रमई राम की मांग को ठुकराए पार्टी नहीं, कम से कम ये मुफीद समय उनके हिसाब से है। इसलिए सवाल ये है कि क्या रमई राम एक बार फिर से वो कार्ड खेलने की तैयारी कर रहे हैं जो नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद खेला गया था। याद कीजिए, थोड़ा पन्नों को पलटकर पता चलता है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पद पर सबसे पहले दावेदारी की थी रमई राम साहब ने और उस समय उन्हें मनाने के लिए पार्टी के पसीने छूट गए थे। पर आज जो सबसे बड़ा सवाल है रमई राम के बयान के बाद वो ये कि अब मांझी क्या बहुत दिनों तक कुर्सी के मेहमान नहीं रहे, जिसका अंदाजा रमई राम को हो चुका है, या कहिए कम से कम जानकारी ही हो चुकी है, या यूं कहिए कि कवायद शुरू हो चुकी है, क्योंकि रमई राम ने पहले ही अपना दांव खेल दिया है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मांझी के हक में कम से कम उसके अपने ही कुछ अच्छा तो नहीं ही कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हाजिर होते हैं। जनता पार्टी इतिहास में दफन हो चुकी है, लेकिन उसकी खाक से उठती आवाज हर बार चुनाव के दौरान देखिए सियासी गलियारों में जरूर गूंजती दिखती है। इस बार लोकसभा चुनाव के वक्त तीसरे मोर्चे के बतौर स्वर फूटा तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की धमाकेदार एंट्री के बाद पुराने जनता दल में जान फूंकने के लिए विलय की कवायद हो रही है। आरजेडी तो तैयार है, जेडीयू इसके आसार की बात कह रहा है।
दूसरी ओर देखिए, शरद यादव ने भी इस बात के पुख्ता संकेत दिए हैं कि पुराना जनता दल रिवाइव होने के कगार पर है। उन्होंने बाकायदा इसकी नीतियों का भी खुलासा करना शुरू कर दिया है। देखिए, हो जाए तो इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती, और इसीलिए बृहत्तर एकता की बात की गई है और उसके संबंध में कई मीटिंग भी हो गई। फ्लोर कोऑर्डिनेशन के ऊपर भी निर्णय हो चुका है। तो हम समझते हैं कि ये हो तो देश के लिए अच्छा है। क्योंकि देखिए, ये जो जितनी पार्टियां हैं, इनके कुलगुरु एक ही हैं, कुलगुरु एक ही तरह के हैं विचार के स्तर पर। तो जब ये पार्टियां एक आस्था में, एक तरह के विचार में विश्वास करती हैं, कभी न कभी किसी कारण से अलग हुई हैं, तो इनका यदि मर्जर होता है तो वो अच्छा होता है। एक दो पार्टी के मर्जर करने का कोई मतलब, यानी सिर्फ आरजेडी और जेडीयू के बीच विलय नहीं होगा। ये यदि होगा विलय तो उसी स्तर पर। गठबंधन हुआ, आगे जो आप पूछ रहे हैं वो एक ऐसा सवाल है कि सबसे बात करना पड़ती है। तो यही नहीं, देश भर में हमारा प्रयास है कि एक बड़ी पार्टी बने, समस्याएं हैं उनसे निपटने का काम हो सके। तो किसान हैं, बेकार नौजवान हैं, खेत किसान में कि उपज के दाम का मामला है, खेत में पानी ले जाने का मामला है। जो कहा गया है कि हम देश के सारे नौजवानों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए हर एक को देंगे हम। तो ये सब बातें हैं, इसका इंतजार कर रहे हैं कैसे पूरा करेंगे, उसका क्या रोड मैप है। तो लेकिन इसके लिए भी जरूरी है कि जनता की व्यापक गोलबंदी हो। तो जो पार्टियां अलग अलग हैं, उनका हमारा प्रयास है कि वो सब एक छतरी के नीचे आए। तो इस प्रयास में लगे हैं, बाकी बयान दूसरी तरह के हम नहीं देते हैं। देश की सियासत में समाजवादियों की एक ऐसी जमात है जो जनता का नाम लेकर सड़क से लेकर संसद तक आंदोलनों की लंबी फहरिस्त का हिस्सा है। दरअसल ये ऐसी जमात है जो वक्त के मुताबिक और सहूलियत के हिसाब से नफे नुकसान की सियासत करती आई है। 1977 में जनता पार्टी, 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा और जनता दल यानी विलय और विरह की इनकी राजनीति और कहानी मनमोहन देसाई की फिल्मों के फॉर्मूला के हिसाब से लॉस्ट एंड फाउंड की तरह कभी सुपर हिट हुई, कभी सुपर फ्लॉप हुई, और एक बार फिर से उस कहानी को दोहराने की कोशिश हो जा रही है। इसलिए आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल एक लाइन में समझिए, सवाल यही है कि क्या फिर से ये समाजवाद के समाज क्या एक साथ जमा हो पाएंगे। समाजवाद, इतिहास और राजनीति तीनों अलग अलग चीजें हैं, इस पर कभी और माथापच्ची करेंगे। आज डीरे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।